दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज हमेशा से सत्ता संतुलन का एक बड़ा केंद्र रहा है। संख्या के लिहाज से भले ही ब्राह्मण मतदाता राज्य की कुल आबादी का लगभग 9 से 11% माने जाते हों, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के मामले में उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी रही है। यही कारण है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण नाराजगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। बीजेपी के भीतर ब्राह्मण विधायकों की बैठकों, संगठन में प्रतिनिधित्व को लेकर उठे सवालों और प्रशासनिक फैसलों को लेकर पैदा हुई नाराजगी को विपक्षी दल अपने लिए एक बड़े राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और यहां तक कि ब्राह्मण समाज के भीतर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव लगभग पूरे राज्य में फैला हुआ है, लेकिन पूर्वांचल, अवध और मध्य यूपी में इनकी राजनीतिक भूमिका सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, बस्ती, संत कबीर नगर, मिर्जापुर और चित्रकूट क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता कई सीटों पर निर्णायक स्थिति में रहते हैं। अनुमान है कि करीब 100 से 125 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोट सीधे जीत हार का समीकरण प्रभावित करता है। इनमें से लगभग 40 से 50 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां ब्राह्मण वोट डिसाइडिंग फैक्टर की भूमिका निभाता है। खास बात यह है कि ब्राह्मण मतदाता केवल एक तरफा वोट नहीं करता, बल्कि सत्ता, सामाजिक सम्मान, प्रतिनिधित्व और उम्मीदवार की स्वीकार्यता के आधार पर रणनीतिक मतदान करता है। बीजेपी ने 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का सबसे बड़ा आधार अपने पक्ष में खड़ा किया। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, हिंदुत्व की राजनीति और विपक्ष के बिखराव के चलते ब्राह्मण समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ गया। लेकिन 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो धीरे धीरे बीजेपी के भीतर ब्राह्मण असंतोष की चर्चा शुरू हुई। ये नाराजगी केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासनिक शैली, नौकरशाही में कथित उपेक्षा और ठाकुर बनाम ब्राह्मण शक्ति संतुलन की बहस तक पहुंच गई। बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों और नेताओं की बैठकों को इसी नाराजगी से जोड़कर देखा गया। हालांकि बीजेपी नेतृत्व लगातार ये संदेश देने की कोशिश करता रहा कि पार्टी में सभी जातियों को बराबर सम्मान मिल रहा है, लेकिन विपक्ष ने इसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर उठाया। खासकर 2021 और 2022 के दौर में जब कई ब्राह्मण नेताओं ने खुलकर असंतोष जताया था, तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने इसे अपने लिए अवसर के तौर पर देखा। 2027 के चुनाव के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है तो उसका फायदा किसे मिल सकता है। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरह किसी एक विपक्षी दल की ओर जाता हुआ अभी नहीं दिखता। कि समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों में अपनी छवि को बदलने की कोशिश भी कर रही है। लंबे समय तक सपा को यादव मुस्लिम पार्टी माना जाता रहा, लेकिन अखिलेश यादव अब पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के साथ साथ सॉफ्ट ब्राह्मण आउटरीच भी कर रहे हैं। वो परशुराम जयंती, भगवान परशुराम की प्रतिमा और ब्राह्मण नेताओं को संगठन में जगह देकर ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब केवल एक जाति विशेष की पार्टी नहीं रही। सपा का फायदा ये है कि अगर बीजेपी विरोधी ब्राह्मण वोट रणनीतिक रूप से किसी मजबूत विपक्षी दल की ओर जाता है तो उसका पहला लाभ समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सपा शासनकाल की कानून व्यवस्था और जातीय राजनीति की पुरानी छवि को लेकर पूरी तरह सहज नहीं है। दूसरी ओर मायावती की बसपा का ब्राह्मण राजनीति के साथ पुराना और सफल प्रयोग रहा है। 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के जरिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस दौर में ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभरे थे सतीश चंद्र मिश्र और बीएसपी ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। आज भी बीएसपी यही फॉर्मूला दोहराने की कोशिश करती दिखाई देती। मायावती लगातार ब्राह्मण सम्मेलनों और सामाजिक संतुलन की राजनीति के जरिए
ये संदेश देना चाहती हैं कि बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों के लिए बसपा सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकती है, खासकर उन ब्राह्मण वोटरों के लिए जो समाजवादी पार्टी की राजनीति से दूरी रखते हैं लेकिन बीजेपी से भी नाराज हैं। बीएसपी एक सुरक्षित विरोध का विकल्प बन सकती है। हालांकि बीएसपी की सबसे बड़ी समस्या उसका कमजोर होता संगठन और घटता जनाधार है। 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। ऐसे में कई ब्राह्मण वोटर ये मानते हैं कि बीएसपी का वोट देना कहीं वोट खराब करने जैसा न हो जाए। यही वजह है कि बीएसपी को ब्राह्मणों के बीच भावनात्मक समर्थन तो मिलता दिखाई देता है, लेकिन वो चुनावी समर्थन में कितना बदलता है ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस भी ब्राह्मण राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ साथ ब्राह्मण समुदाय के बीच भी संवाद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर और लखनऊ जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस ब्राह्मण नेताओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसकी सॉफ्ट और संतुलित राजनीतिक छवि है। कुछ ब्राह्मण वोटर जो बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए सपा या बसपा के साथ सहज महसूस नहीं करते, वो कांग्रेस को वैचारिक रूप से ज्यादा स्वीकार्य मान सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका कमजोर संगठन और राज्य स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव है। जहां तक चंद्रशेखर आजाद का सवाल है, उनकी राजनीति मुख्य रूप से दलित और बहुजन सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि वो संविधान और सामाजिक बराबरी की बात करते हैं और खुद को नई पीढ़ी का नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ब्राह्मण समाज के भीतर उनका सीधा प्रभाव सीमित माना जाता है। हाँ, युवा और बीजेपी विरोधी कुछ उदारवादी ब्राह्मण मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर ब्राह्मण वोट उनके साथ जाता नहीं दिखता। ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा सुरक्षित खुद को कहां महसूस करता है, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से देखें तो आज भी ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को ही अपनी प्राकृतिक राजनीतिक छतरी मानता है। वजह साफ है, हिंदुत्व की राजनीति, राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा और सत्ता से जुड़ाव। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर सम्मान, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर नाराजगी बढ़ती है तो यही वोट रणनीतिक रूप से दूसरी पार्टियों की ओर शिफ्ट हो सकता है। 2027 के चुनाव में ब्राह्मण वोट पूरी तरह किसी एक दल के साथ नहीं जाएगा, बल्कि क्षेत्रीय और उम्मीदवार आधारित मतदान ज्यादा देखने को मिल सकता है। जहां बीजेपी मजबूत होगी वहां ब्राह्मण वोट उसका साथ दे सकता है, लेकिन जहां बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी उम्मीदवार होगा वहां रणनीतिक वोटिंग भी संभव है। खासकर त्रिकोणीय मुकाबले में ब्राह्मण वोट किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है। अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को भरोसा दिलाने में सफल रहती है कि उसकी राजनीति केवल जातीय ध्रुवीकरण तक सीमित नहीं है तो उसे फायदा हो सकता है। अगर बसपा अपना पुराना सोशल इंजीनियरिंग मॉडल दोबारा जीवित कर पाती है तो नाराज ब्राह्मण वोटों का एक हिस्सा उसकी ओर जा सकता है। कांग्रेस को वैचारिक स्वीकार्यता मिल सकती है, लेकिन उसे संगठनात्मक मजबूती चाहिए होगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में ब्राह्मण राजनीति एक बार फिर सत्ता की लड़ाई का अहम अध्याय बनने जा रही है। बीजेपी अब भी ब्राह्मण समाज की पहली पसंद बनी हुई है, लेकिन भीतर की नाराजगी विपक्ष के लिए राजनीतिक अवसर पैदा कर रही है। यही वजह है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण सम्मेलन, परशुराम राजनीति, टिकट वितरण और सामाजिक प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुद्दे होंगे।